हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नॉवेल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये एक नॉवेल है जो कि अब उन बच्चों को पढ़ना है जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स लिया है। तो इंग्लिश ऑनर्स में उनका जो सेकंड सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर 3 में, मतलब सेकंड ईयर में सेमेस्टर 3 जो आपका होगा उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना है और वहाँ पे लिखना होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप ये जो वीडियो होगी वो बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में होगी। अगर आप चाहोगे तो आप नोट्स भी बना सकते हो इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज जो हम नोवेल पढ़ने वाले हैं उस नोवेल का नाम क्या है पहले तो वो हम देखेंगे। तो इस नोवेल का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। ये आपका यूनिट 3 है। ठीक है, चलिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके अगर आप अपने एग्ज़ाम में इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर जो हैं और भी ज़्यादा आपको एग्ज़ामिनर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो द ओल्ड मैन एंड द सी है वो शॉर्ट नोवेल है। ठीक है, एक शॉर्ट नोवेल है एंड नोवेला है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसे लिखा गया था 1951 में। कब इसे लिखा गया था? 1951 में, और पब्लिश्ड किया गया था इसे 1952 में। ठीक है, पब्लिश कब किया गया? जस्ट इसके एक साल के बाद, जब इन्होंने लिखा 1951 में, उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया 1952 में। ठीक है, इस नोवेल के लिए, इस फिक्शन के लिए उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, पुलित्ज़र प्राइज़ बहुत ही ज़्यादा एक लिटरेचर के मामले में बहुत ही बहुत ऊंचे स्तर का इसे अवार्ड माना जाता है। ठीक है, तो पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था इसके लिए उनको। इस नोवेल की थीम क्या है? इस नोवेल की थीम है स्ट्रेंथ, विजडम एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ का मिक्सचर हमें आज के नोवेल में मिलने वाला है, स्ट्रेंथ, विजडम एंड फ्रेंडशिप। चलिए अब बढ़ते हैं नोवेल की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में आप, क्योंकि अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में इस टॉपिक को लिखेंगे तो लिखने का यही रूल होता है, पहले आप कुछ शब्द नोवेल के बारे में लिखें, उसके बाद कुछ राइटर के बारे में लिखें, उसके बाद ही जो प्रॉपर नोवेल है, जो उसकी कहानी है, जो फिक्शन है उसकी कहानी है, उसके बाद आप उसे लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में यहाँ पे कुछ बातें आपको दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जो कि है एन अमेरिकन जर्नलिस्ट। ये जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। मतलब ये एक साथ मल्टीटास्किंग इंसान थे, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे, एक नोवेलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ठीक है, ये सब कुछ ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे करते थे। इनको पुलित्ज़र प्राइज़ कब मिला? वो था 1953 में। अभी हमने देखा कि 1951 में इन्होंने द ओल्ड मैन एंड द सी लिखा, 1952 में इन्होंने उसे पब्लिश किया और 1953 में बिल्कुल जस्ट एक साल के बाद ही इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिल गया। ठीक है, तो आप होप सो आप सब कुछ याद करते जा रहे होंगे, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1953 एंड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1954। ऑल्सो इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया, वो भी 1954 में। तो आप 1951 से याद कर सकते हो, 1951, 1952, 1953 एंड 1954। ठीक है, फेमस वर्क्स क्या है इनके? द ओल्ड मैन एंड द सी पहला वर्क है इनका जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, आप इन तीनों को मेंशन ज़रूर करेंगे। फेमस वर्क्स इनके कौन कौन से हैं इन्हें आप ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका नोवेल का ही नाम है, तो ये तो आपको एक याद रखना ही नहीं है, आप दो बस याद रखिए, द सन ऑल्सो राइजेस एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ये तीन जो हैं इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोवेल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। The Old Man and the Sea is a short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 and in 1952.
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पब्लिश्ड इन 1952। जो ओल्ड मैन एंड द सी है वो एक शॉर्ट नोवेल है, लिखा गया है जिस अमेरिकन ऑथर के द्वारा लिखा गया है इसे, जिनका नाम था अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओके, next point, it is Ernest one of the most published of famous works and tells the story of battle between an aging experienced fisherman Santiago and a large marlin fish। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो आपको बता देती हूँ, इसके कैरेक्टर्स बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ अर्नेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पब्लिश्ड ऑफ फेमस वर्क्स एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ बैटल बिटवीन एन एजिंग एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन। बैटल था एक, किन लोगों के बीच में बैटल था? एक एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही बूढ़े व्यक्ति के बीच में था जो कि एक फिशरमैन थे, और उनकी फ़ाइट किससे हुई थी? किससे उनकी बैटल हुई थी? एक लार्ज मार्लिन फ़िश से। मार्लिन फ़िश किसे कहते हैं? बहुत बड़ी वो फ़िश होती है, एक प्रजाति होती है फ़िश की, उसे हम मार्लिन फ़िश कहते हैं। ठीक है, सैंटियागो इनका बोट का नाम था। ओके, बोट का नाम था इनका सैंटियागो। यहाँ पे देखिए कि स्टोरी ओपन कैसे होती है। द स्टोरी ओपन विथ सैंटियागो हैविंग गॉन डेज विदाउट कैचिंग अ फ़िश। ओके, जो सैंटियागो यहाँ पे इनके बोट का नाम नहीं, सैंटियागो वो जो ओल्ड मैन थे उनका नाम था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द स्टोरी ओपन्स विथ सैंटियागो हैविंग गॉन डेज विदाउट कैचिंग अ फिश। बहुत दिनों से सैंटियागो ने फ़िश जो था वो नहीं पकड़ा था। ठीक है, सो ही इज़ कंसिडर्ड अनलकी बाय अदर फिशरमैन। तो जो इन्होंने बहुत दिनों से जो है फिशिंग का काम नहीं किया था, फ़िश इन्होंने नहीं कैच किया था, तो बाकी फिशरमैन के द्वारा इन्हें अनलकी कंसिडर कर दिया गया कि ये एक अनलकी फिशरमैन है। ठीक है, बाकी जो भी थे उन लोगों के द्वारा इन्हें अनलकी साबित कर दिया गया। ठीक है, ही हैज़ यंग अप्रेंटिस नेम्ड मैनोलिन वो असिस्ट द ओल्ड मैन इन एवरीडे वर्क्स फॉर लर्न फ्रॉम हिम द आर्ट ऑफ फॉलिंग। ठीक है, तो ये जो सैंटियागो थे इनके पास एक छोटा सा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब यंग एज का एक बच्चा था जिसका नाम था मैनोलिन। ठीक है, जो कि इन्हें असिस्ट करता था, वो इनसे सीखता था, सैंटियागो से, ओल्ड मैन से ये सीखता था कि कैसे फ़िश को कैच किया जाता है, कैसे मतलब जो भी प्रोसेस होता था ये मैनोलिन जो था वो सीखता था किससे? ओल्ड मैन से। ठीक है, but Manolin was forced by his parents to leave the old man and join successful fisherman। बट जो मैनोलिन के पेरेंट्स थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैनोलिन के पेरेंट्स थे वो फोर्स्ड करते थे मैनोलिन को कि उस ओल्ड मैन को तुम छोड़ दो और किसी सक्सेसफुल फिशरमैन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसे तो ओल्ड मैन जो था वो कि उसे अनलकी समझ लिया गया था कि वो अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, अब वो काम भी नहीं कर पा रहा, फ़िश भी नहीं कैच कर पा रहा, अनलकी हो गया है। इस वजह से कहा गया कि तुम जाके किसी अच्छे एक्सपीरियंस वाले फिशरमैन के अंदर में काम करो, उन्हें असिस्ट करो। ठीक है, स्टिल द बॉय कंटिन्यूज टू केयर फॉर द ओल्ड मैन अपॉन हीज रिटर्न एवरी नाइट। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछा गया है, क्या यहाँ पे बोला गया है? फिर भी जो वो लड़का था वो कंटिन्यू करता रह गया ओल्ड मैन को रिटर्न एवरी नाइट, मतलब वो हमेशा उन्हीं के पास रहता था और उनकी सेवा करता था। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प द ओल्ड मैन फॉर हीज नीड फॉर फूड एंड क्लोथ एक्सेट्रा। ठीक है, जो वो था बच्चा जो था जिसका नाम था मैनोलिन, वो हमेशा ओल्ड मैन की हेल्प करता था, जो भी उनकी नीड्स होती थी उनको लेके, चाहे वो फूड की नीड हो, क्लोथ्स की नीड हो, किसी भी चीज़ की नीड हो। बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट बेसबॉल एज दे बोथ ग्रेटली एडमायर जॉय डी मैगिस अ फेमस बेसबॉल प्लेयर। दोनों जो थे वो बेसबॉल के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे। ठीक है, वो उन्हें बेसबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था, और बेसबॉल में खेलने वाले एक प्लेयर थे जिनका नाम था जो डी मैगिस, जो कि एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर थे। आपको ये सारी पॉइंट्स याद रखने हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप मेंशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, सैंटियागो वेल कॉन्फिडेंट दैट हीज स्ट्रिक ऑफ फेलियर विल सून एंड। सैंटियागो जो था, वो जो ओल्ड मैन था, वो जानता था कि उसके जो फेलियर, जो उसके सर पे धब्बा लग गया है, उस चीज़ का स्टैम्प लग गया है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है।
and that it will be able to catch a fish if he could sail further down into the deep waters of the Gulf Stream। वो सोच रहा था कि ऐसा करने के लिए ये जो फेलियर का स्ट्रीक है उसके ऊपर, इसे हटाने के लिए अगर उसको एक बहुत बड़ी फ़िश कैच करना है तो उसे डीप वाटर्स में जाना होगा। ठीक है, बिल्कुल ही डीप वाटर्स में उसे जाना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन द 85th डे। 85th डे मतलब उन्होंने 85th डे से पहले बिल्कुल भी फ़िश कैच नहीं किया, बिल्कुल भी फ़िशिंग के बहुत दूर थे वो, और फ़िश उन्होंने एक भी नहीं कैच किया था, इस वजह से उन्हें अनलकी भी कहा गया था। ठीक है, आप याद रखिए, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑन द 85th डे सेल्ड फार फ्रॉम द आइलैंड एंड एंटर्ड द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम करके एक जगह का नाम था। 85th डे में उन्होंने वहाँ पे एंटर किया। ठीक है, ही प्रिपेयर्स हिज लाइन्स फॉर फिशिंग एंड ड्रॉप्स देम। उन्होंने अपना जो लाइन था वो प्रिपेयर किया और उन्होंने ड्रॉप कर दिया उस फिशिंग वो जाल जो होता है उसे। ठीक है, दोपहर में, सुबह तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। दोपहर में एट नून अ बिग फिश विच इज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट नून अ बिग फिश विच इज़ मार्लिन। ठीक है, फिश मार्लिन उसका नाम था, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एट नून अ बिग फिश विच इज़ मार्लिन विच टेक्स द बेट प्लेस्ड बाय हिम डीप इन द वाटर। वो जो मार्लिन थी वो फंस गई उसके जाल में। ठीक है, ही मेड अ ग्रेट एफर्ट टू पुल इन द मार्लिन टू द बोट बट मार्लिन गेव अ टफ चैलेंज फॉर 2 days। उसने अपनी जो ओल्ड मैन थी पूरी ताकत लगा दी, पूरा एफर्ट डाल दिया कि वो मार्लिन को खींच ले और बोट पे अपने रख ले, बट जो मार्लिन थी, जो फ़िश थी, उसने भी बहुत टफ़ चैलेंज दिया, और वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, बल्कि 2 दिनों के लिए। 2 दिन उसने बहुत अच्छा फ़ाइट किया जो ओल्ड मैन थे उनसे। ठीक है, both the marlin and the old man Santiago struggled to win the battle between each other. Both of them were wounded and exhausted. दोनों जो थे बहुत ही टफ़ बैटल उन दोनों के बीच में हुआ कि वो बैटल, सैंटियागो जो था वो स्ट्रगल किया कि वो बैटल जीत जाए। ईच अदर मतलब बोथ ऑफ देम वेयर वुंडेड, दोनों ही बिल्कुल थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे और खून से लथपथ हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ब्लड उन लोगों का गिर चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नोवेल है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। बस बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये नोवेल ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, फाइट बट सैंटियागो हैज़ डेवलप्ड compassion for the fish for its determination to escape. On the 3rd day the fish starts circling the boat. क्या हुआ, जो सैंटियागो था उसने डेवलप किया कंपैशन फॉर द फिश। ठीक है, फॉर इट्स डिटर्मिनेशन टू एस्केप, मतलब सैंटियागो ने बहुत ज़्यादा कोशिश की फिर भी कुछ उसे मिला नहीं। ठीक है, लेकिन ऑन द 3rd डे मतलब वो चल पड़ा था कि मार्लिन अपने मतलब हो जाएगी, वो अब थक के हार के वो फिर उसको खींच लेगा। बट ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन को मार्लिन जो थी वो बिल्कुल घूमना उसने शुरू कर दिया बोट के। यहाँ पे जैसे कि आपका बोट है और मार्लिन जो है वो सर्कल ऐसे ऐसे करके घूमने लगी बोट के चारों तरफ। ठीक है, सैंटियागो वुज एनर्जी वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। सैंटियागो जो था जिसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसने देखा कि अ चांस एंड स्टार्ट्स पुलिंग मार्लिन टूवर्ड्स हिम विथ फुल फोर्स। सैंटियागो जो बिल्कुल ही थक चुका था, उसने देखा, उसने सोचा कि उसके पास अब ये एक चांस है कि वो मार्लिन को पुल कर सकता है, खींच सकता है अपने ओर फुल फोर्स के साथ। ठीक है, ऑन रीचिंग क्लोज सैंटियागो किल्ड मार्लिन। जब वो सैंटियागो मतलब मार्लिन के पास पहुंचा, क्लोज पहुंचा, तो उसने मार्लिन को मार दिया विथ अ हारपून। हारपून एक तरह का जो होता है वो खंजर टाइप का होता है। ठीक है, आप एक शस्त्र होता है, वो बहुत ही नोकीला टाइप्स होता है, ऐसे करके कुछ उसका ऐसे मतलब ये पॉइंटेड ऐसा कुछ होता है हारपून। सैंटियागो ने उसे मार्लिन को उसी से मार दिया।
ठीक है। सैंटियागो देन टाइज अप द फिश एंड स्टार्ट हीज जर्नी बैक होम। फिर सैंटियागो ने फ़िश को टाई कर दिया, बांध दिया, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी होम वापस आने के लिए, मतलब घर वापस आने के लिए, ठीक है। बट ऑन द वे बैक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट ऑन द वे बैक मतलब जब वो आने लगा तो वापसी के टाइम जो है अ ग्रेट शार्क्स गेट्स अट्रैक्टेड टू मार्लिन्स ब्लड एंड अटेम्प्ट टू ईट इट, ठीक है। ग्रेट शार्क तो आप जानते ही हैं कितने खतरनाक होते हैं। तो शार्क जो थे, जो मार्लिन थी वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गई थी, अभी हमने पढ़ा था, तो उसके ब्लड से जो शार्क थे वो अट्रैक्ट हो गए और उसका पीछा करने लगे और कोशिश करने लगे कि वो उसे खा जाए, ठीक है। सैंटियागो किल्ड द शार्क। सैंटियागो जो था उसने ये चीज़ नोटिस की और उसने शार्क को किल कर दिया, बट लूजेज हीज वेपन इन द कॉम्बैट। बट इस बैटल में उसने अपना जो वेपन था, जो हथियार था, वो उसने खो दिया था, ठीक है। हथियार का नाम क्या था? हारपून। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, हारपून उसने खो दिया। देन लेटर मोर एंड मोर शार्क्स स्टार्टेड चेजिंग द मार्लिन, ठीक है। एक शार्क को तो उसने मार दिया, बट और ज़्यादा संख्या में शार्क्स आने लगी, मार्लिन को चेज़ करने लगी, ठीक है। मार्लिन के पीछे पीछे उन लोगों के आने लगी, ठीक है। सैंटियागो मेक्स हीज ओन वेपन। फिर उसने बहुत मुश्किलों से अपना एक वेपन बनाया बाय स्ट्रैपिंग नाइफ एट द बैक ऑफ द हल एक डंडा टाइप का होता है, एक डंडा होता है, उसमें जो है नाइफ उसने ऐसे करके लगा दी और नाइफ को उसने अपना वेपन बना लिया, ठीक है। सैंटियागो वॉज एबल टू किल 5 शार्क्स। आप सोच सकते हैं जिस फिशरमैन को लोगों ने अनलकी कहा, बूढ़ा कहा, उस फिशरमैन ने कितना ज़्यादा फाइट किया अपने इमेज, अपने जो प्रेस्टीज है उसको लेके कि वो बरकरार रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देन ये जो था स्ट्रैपिंग नाइफ एट द बैक ऑफ द हल, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद था उसने 5 शार्क को अपने वेपन से मार डाला, बट दे केप्ट कमिंग इन एंड बाय नाइट फॉल द मार्लिन वॉज कम्प्लीटली ईटन बाय द शार्क्स। बट जो शार्क्स थे, 5 शार्क को तो उसने ऑलरेडी मार दिया, बट और भी शार्क्स आने लगे और रात होते होते उन्होंने मार्लिन को पूरी तरह से सफाचट कर दिया, मतलब पूरी तरह से शार्क्स ने पूरी तरह से शार्क्स ने मिलके मार्लिन को पूरी तरीके से उन्होंने खा लिया और बचा तो क्या, सिर्फ उसका स्केलेटन, ठीक है। सैंटियागो वॉज लेफ्ट विथ अ मार्लिन स्केलेटन, सिर्फ स्केलेटन के साथ सैंटियागो बच गया, ओके। द नेक्स्ट डे tired by his adventures, Santiago reaches the shore and struggle back to his home. नेक्स्ट डे वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था सैंटियागो के लिए। सैंटियागो अपने घर पहुंचा इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके, फिर भी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस उम्मीद से वो निकला था वो तो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। ही लेफ्ट द स्केलेटन इन द बोट एंड वॉज डिस्कस्ड बाय द ग्रुप ऑफ फिशरमैन। डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर्ड होगा यहाँ पे, आप ठीक कर लेंगे इसे। जो स्केलेटन था उसने वहीं पे छोड़ दिया, बोट में ऐसे बांध करके उसे वहीं पे बोट के पास ही छोड़ दिया, बोट में ही रहने दिया। बट उसे कुछ फिशरमैन्स के ग्रुप ने देख लिया। One of them started measuring the skeleton and declared that it was 18 feet. उनमें से जो फिशरमैन का ग्रुप था उनमें से एक ने मेज़र किया उस स्केलेटन को, मार्लिन के स्केलेटन को, और डिक्लेयर किया कि वो 18 फीट जो लंबी है, 18 फीट उसकी हाइट है मार्लिन की, ठीक है। All the fishermen's hearts get filled with great respect and admiration for the old man. जितने भी फिशरमैन थे उनका हर्ट जो था वो फिल्ड हो गया, बिल्कुल ग्रेट रिस्पेक्ट उनके मन में आ गई। किसके लिए? ओल्ड मैन के लिए, ठीक है। दे आस्क मैनोलिन टू अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन ऑन देयर बिहाफ,
क्या यहाँ पे मेनोलिन कौन था? मेनोलिन जो कि असिस्ट करता था ओल्ड मैन को, ठीक है। तो उन सब ने कहा कि तुम जाके हमारे तरफ से माफ़ी मांगो ओल्ड मैन से, ठीक है। मेनोलिन रन्स फॉर द ओल्ड मैन, वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन को चाहता था और उसे अब प्रोत्साहन मिल गया तो वो दौड़ पड़ा मेनोलिन के पास, ठीक है। मेनोलिन जो था वो ओल्ड मैन के पास दौड़ पड़ा और जाके फिर उसने बोला अपने ओल्ड मैन को कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी उन लोगों के बहकावे में आ गया था। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे कुछ लाइन मिस है, आपको मैं बता देती हूँ कि वो जो था ओल्ड मैन थे, उन्होंने जाके फिर से अपना वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते थे, ठीक है। वो जाके ड्रीम देखने लगे थे। फिर जल्दी इसने जाके मेनोलिन ने जाके मैन को उठाया और उनको कहा कि आपसे सारे फ़िशरमैन के ग्रुप्स ने माफ़ी मांगी है, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। और फिर मेनोलिन ने उनके लिए चाय बनाया और चाय बना के उन्हें पिलाया और जितने भी उनके वुंड्स थे उसको मतलब उन्होंने फिर हीलिंग करने की कोशिश की, ठीक है गाइस। तो यही था आपका बेसिकली नोवेल। आपको यहाँ पे अच्छे नोट्स भी मिल गए हैं, आप बिल्कुल इस नोट्स को लिखिएगा। आपके अच्छे नंबर आने गारंटी के साथ मैं गारंटी देती हूँ कि आपके एग्ज़ामिनर आपको उल्टा बढ़ा के मार्क्स देगा पर घटाएगा नहीं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।